स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, इसके साथ साथ मेज़रमेंट एंड टेस्टिंग, मापन और परीक्षण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप सभी के लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहली तो कि अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सर्च करने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए सभी वीडियोस के जो प्लेलिस्ट हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ इस एरो पर क्लिक करके जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप सीधा डिस्क्रिप्शन से ही अपने प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे, जिस प्लेलिस्ट के आपको वीडियोस चाहिए। फिर वो चाहे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजीज़ के एमसीक्यूज़ हों या उनके नोट्स हों या फिर आपको पीजीटी के नोट्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए सब कुछ वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है। वहाँ से आप वहाँ आराम से पहुँचें और जो भी आपके काम की चीज़ें हों उसको नोट करें। अब हम आते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पे। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के, कि सर हेल्थ साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बुक्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की। हेल्थ साइकोलॉजी में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्रेफर करेंगे डेविड एफ मार्क्स, माइकल मरे और उनके सहयोगियों के द्वारा लिखी गई हेल्थ साइकोलॉजी की बुक को। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्रेफर करेंगे डॉक्टर एस माथुर के द्वारा लिखा गया स्वास्थ्य मनोविज्ञान बुक को। इसके साथ साथ हम बात करें औद्योगिक मनोविज्ञान की, तो औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए यहाँ पर हिंदी में दो बुक्स अवेलेबल हैं। पहली बुक है गिरीशवाला मोहंती और राजकुमार सिंह की औद्योगिक मनोविज्ञान। इसके साथ साथ जो दूसरी बुक है वो है आपकी आधुनिक औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। यह लिखी गई है डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान और डॉक्टर विनय कुमार चौधरी के द्वारा। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए एम.एल. ब्लूम और जे.सी. नॉयलॉर की इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आप ले सकते हैं। तो ये हो गई बात आपके कमेंट्स की, उनके आंसर्स की। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स, मेज़रमेंट और इसके साथ साथ टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मनोवैज्ञानिक मापन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट को अक्सर यह कहा जाता है कि यह मापन करता है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं, वे किसका मापन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। वैयक्तिक भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मापन मनोवैज्ञानिक मापनी के द्वारा किया जाता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक मापन की मूल विशेषता कहा जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक मापन की जो मूल विशेषता है वह यह है कि इसमें एक अवास्तविक शून्य बिंदु होता है। मनोवैज्ञानिक मापन में एक अवास्तविक शून्य बिंदु होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंफर्म नहीं है, उसमें मिसप्रिंट है कुछ, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का बड़े स्तर पर उपयोग के बावजूद कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि ऐसे परीक्षण परीक्षार्थियों के लिए उलझन की स्थिति पैदा कर देते हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स हैं उनका बड़े लेवल पर आजकल यूज़ हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल पर यूज़ होने के बाद भी कुछ ऐसे कंडीशन आती हैं जिनमें वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा कि सभी ऐसे परीक्षण अनुभूतियों पर आधारित होते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में से किसके होने पर हम लोग
परीक्षण के उपयोग एवं क्रियान्वयन को मानकीकृत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपकी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? निम्नांकित में से किसके होने पर हम लोग परीक्षण के उपयोग एवं क्रियान्वयन को मानकीकृत कहते हैं? तो मानकीकृत कब कहेंगे? जब उसमें मानक होगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अध्ययनकर्ता दिए गए व्यक्तियों के समूह को हिंदू, मुस्लिम तथा सिख में वर्गीकृत कर मापन करता है तो निम्नांकित में से यह किस मापन का उदाहरण है? तो यह नामित मापनी का उदाहरण है, नॉमिनल मेजरमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रेड नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर केवल उनका नाम रख दिया गया है कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका नामित मापनी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन निम्नांकित में से किस मापन का उदाहरण है? तो यहाँ पर किसकी बात की जाए? सामाजिक आर्थिक स्तर की। और सामाजिक आर्थिक स्तर किसी का अधिक हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रैंक, कहीं ना कहीं रैंक की बात की जा रही है। तो आपका जो क्रम सूचक मापनी होगा, रैंक ऑर्डर, वो यहाँ पर सही होगा। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का सेल्सियस में मापन निम्नांकित में से किस मापन का उदाहरण है? तो तापमान का जो सेल्सियस में मापन होता है वो आपका अंतराल मापनी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए आवश्यक है? तो उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें हाई रिलायबिलिटी और हाई वैलिडिटी हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, और इसीलिए जो आपका डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही, वो आप सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किससे परीक्षण की विश्वसनीयता का माप होता है? तो जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होते हैं, सहसंबंध गुणांक, इनके द्वारा रिलायबिलिटी का मापन होता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता होती है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता कहाँ पर होती है सबसे अधिक? क्लिनिकल सेटिंग में, नैदानिक परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता सबसे अधिक होती है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की उस क्षमता को मापने का गुण जिसे मापने के लिए उससे बनाया गया है को कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस चीज़ के लिए कोई परीक्षण बनाया गया है वह उसी का मापन करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो यह गुण उसकी वैधता कहलाती है, वैलिडिटी, कि जिसके लिए बनाया गया था उसी के लिए वैलिड है। यहाँ पर आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वयन करना तथा उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक दिए हुए समय में प्राप्तांकों में समानता का मूल्यांकन को कहा जाता है। तो एक दिए हुए समय में प्राप्तांकों में समानता के मूल्यांकन को हम परीक्षण, पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैधता का वह प्रकार जिसमें परीक्षण प्राप्तांक वर्तमान व्यवहार से संबंधित होता है उसे हम कंकरेंट वैलिडिटी या समवर्ती वैधता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्तित्व परीक्षण अंजू पर 2 बार क्रियान्वयन किया गया और उसने बहुत ही समान प्राप्तांक दोनों ही अवसर पर प्राप्त किए। इससे निम्नांकित में से क्या पता चलता है? तो इससे हमें उसके विविक्तार्थ विश्वसनीयता का पता चलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संगतता इंटरनल कंसिस्टेंसी का निर्धारण निम्नांकित में से किससे होता है? तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का निर्धारण अंतर एकांश तथा एकांश परीक्षण सहसंबंध से होता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, इंटर आइटम्स एंड
आइटम टेस्ट कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विचलन उपलब्धि डेविएशन IQ को वैयक्तिक बुद्धि के सूचकांक के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो इसका प्रतिपादन किया गया था टरमैन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को स्तरीय तभी ही माना जाता है जब उसकी क्या हो उसमें, तो जब उसकी विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक ज्ञात हों, तब हम उसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ग 5 के लिए तैयार किया गया अंकगणितीय परीक्षण जब वर्ग 10 के छात्रों को दिया जाता है तो वह परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बनता है? तो यह आपका एग्जाम्पल बन जाता है स्पीड टेस्ट का, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 5 के लेवल के हैं और उन्हें दे दिया गया क्लास 10 के स्टूडेंट को, तो वो बहुत तेज़ी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से किसे एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? तो एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य एकांश के स्वरूप में परिवर्तन करना है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एकांश विशेषता वक्र आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, या जिसे हम ICC भी कहते हैं, के ढाल से निम्नांकित में से किसके बारे में पता चलता है? तो इससे हमें एकांश की विभेदन शक्ति के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जब एकांश कुल योग सा संबंध शून्य होता है तो ICC का ढाल कैसा होगा? तो जब आइटम टोटल कोरिलेशन 0 होगा तो जो ICC का ढाल है वह शून्य होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।